ओके गाइस, तो अपना फर्स्ट चैप्टर शुरू करते। वो इंट्रोडक्शन टू फिजिकल वर्ल्ड, फिजिक्स सब्जेक्ट्स गोइंग टू स्टार्ट नाउ। तो फिजिक्स इज अ फंडामेंटल साइंस, और जो फिजिक्स का मेन गोल है वो है कि जो यूनिवर्स में जो कुछ भी चीज़ें होती है उसको करेक्ट एंड प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन देना। जब भी कोई पर्सन फिजिक्स की स्टडी अगर शुरू करता है तो देन द स्टडी ऑफ फिजिक्स इज challenging one, उसी के साथ frustrating also. Occasionally sometimes it becomes painful, but after all this it gives rich reward, also made the satisfied one. Okay so guys, तो पहले तो definition देख लेते हैं what is meant by physics. So it is the branch of science which deals with the correct and precise description of material universe. तो अपन ने जो काम देखा था फिजिक्स का कि मेन काम क्या है, उसी के ऊपर से फिजिक्स की डेफिनेशन बनी हुई है. So physics words come from Greek word physis, which have meaning of knowledge of nature. So actually physics actually ट्राई करता है कि जो नेचर फंडामेंटल नेचर ऑफ यूनिवर्स है उसको डिस्क्राइब करे, और वो काम कैसे करता है, मतलब यूनिवर्स में काम कैसे होते हैं उसको डिस्क्राइब करने का काम फिजिक्स का है. फॉर एग्जांपल स्काई ब्लू क्यों है, तो रेनबो में कलर साथ ही क्यों है. इस टाइप की जो फिजिकल फिनोमिना है उनको डिस्क्राइब और वो काम कैसे करते हैं, इसका काम फिजिक्स का है. तो जो कुछ भी नेचुरल फिनोमिनन है वो एक फिजिक्स एक्सप्लेन करता है, और वो भी दो चीज़ों के बेस पे. पहला तो जो लॉज डिस्क्राइब किए गए फिजिक्स के स्टडी के अंदर उनकी बेस पे, और सेकंड मतलब जो नेचुरल फिनोमेनन है उनकी जो सिंपलिसिटी है उनके रिविलेशन के थ्रू फिजिक्स वो फिनोमिनन होते कैसे है इसको डिस्क्राइब करता है. तो मोस्टली फिजिक्स इतनी वास्ट ब्रांच है कि उसका स्टडी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए फिजिक्स को दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है. एक तो क्लासिकल फिजिक्स है और दूसरा मॉडर्न फिजिक्स है. अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स, जो 1890 के पहले का जो फिजिक्स है उसको क्लासिकल फिजिक्स बोला जाता है, और जो 1890 के बाद 1890 के बाद का जो फिजिक्स है उसको मॉडर्न फिजिक्स बोला जाता है. 1819 के पहले वाला जो फिजिक्स था उसमें क्या क्या आता है, तो उसमें एक्चुअल में सबसे पहले न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन आया, जिसने मैकेनिक्स का सॉलिड फाउंडेशन बिठाया. उसके बाद लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस प्रपोज हुई, जिसके कारण हीट के रिलेटेड जो टॉपिक्स थे उनका फाउंडेशन बना. और उसके बाद आया मैक्सवेल, जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिकल फिनोमिनन को डिफाइन किया उसके थ्योरीज के थ्रू, जिसके कारण क्लासिकल फिजिक्स अनचैलेंज हो गई. ओके, पर 1890 के बाद कुछ ऐसी डिस्कवरीज हुई जिसके कारण जो क्लासिकल फिजिक्स के कुछ थ्योरीज थी वो थोड़ी सी हिल गई. अब वो क्या कौन कौन से थे वो एक शॉर्ट में देखते हैं. तो मॉडर्न फिजिक्स 1890 के बाद एक्चुअल में शुरू हुआ डिस्कवरी. सबसे पहले 1895 में एक्सरे का डिस्कवरी हुआ. उसके बाद रेडियो एक्टिविटी, क्वांटम थ्योरी, रिलेटिविटी थ्योरी, ये कुछ ऐसी थ्योरीज आई जिनका जो बेस था वो बेस क्लासिकल फिजिक्स के बेस पे ही था, पर उनकी जो आगे की प्रोसीजर थी वो क्लासिकल फिजिक्स में जो थ्योरीज पुटअप की गई थी उनके अकॉर्डिंगली नहीं थी. अब वो कैसी थी वो तो आप अपन डिटेल में देखेंगे बाद में. और उसी के कारण फिजिक्स ने एक नया शेप लेना शुरू कर दिया था मॉडर्न फिजिक्स के दौरान. चलो, तो पहले आगे बढ़ने से पहले कुछ साइंटिफिक नोटेशंस है वो देख लेते हैं कि क्या क्या है. तो उसमें सबसे पहले आता है साइंटिफिक लॉ. साइंटिफिक लॉ क्या है? इट इज नथिंग बट द जनरल स्टेटमेंट ऑफ हैपनिंग्स आफ्टर रिपीटेड ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स इज नोन एज साइंटिफिक लॉ. तो एक्चुअली साइंटिफिक लॉ एक टाइप का स्टेटमेंट है कि नेचर कैसे बिहेव करता है. अब साइंटिफिक लॉ कैसे कोई एक आदमी डिफाइन कर सकता है, तो उसके लिए उसको लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जाना पड़ेगा. साइंटिफिक लॉ एक नथिंग बट द इसेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट. फॉर एग्जांपल आपको अगर लेना है तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को बताता है कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. सेम सिमिलरली अनलाइक चार्जेस आल्सो अट्रैक्ट ईच अदर. बोथ दिस लॉ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट. अब ये जो लॉज होते हैं साइंटिफिक लॉ, इनको कोई थियोरेटिकल बेसिस नहीं होता इनका. आप इस पे ऊपर क्वेश्चन नहीं बोल सकते कि ऐसा हुआ क्यों और ऐसा ही क्यों होता है. इसका एक ही आंसर होता है कि ऐसा ही नेचर काम करता है. नो बट्स एंड इफ. अब इसी में एक आता है कि फिजिकल लॉज आपको मैथमेटिकल इक्वेशन से भी आप डिफाइन कर सकते हो. जैसे आपको पता है कि ग्रेविटेशनल लॉ अगर देखा जाए तो अपन ने देखा है कि F = G × M1 M2 / R². तो ये फिजिकल लॉज है या फिर साइंटिफिक लॉज है जो मैथमेटिकल इक्वेशंस के फॉर्म एक्सप्रेस किए जाते हैं. ओके, सो सेकंड साइंटिफिक नोटेशन है थ्योरी.
It is nothing but speculation on the basis of laws. Okay, so it is nothing, it is just the guessing about way the universe constituted. Main difference between theory and law is that पहला तो थेरी जो है वो एक टाइप का गेसिंग रहता है, तो लॉज एक स्टेटमेंट है। थेरी ये दोनों चीजों मैन के both the things has been given by man, but since the laws is a statement and it is based on total large number of observations and experiments, so it cannot be wrong. But as the theory is given by man and it is only just the guessing, it may be wrong. Okay, so theory जो रहती है वो एक्चुअली डिराइव नहीं की जाती है, जो ऑब्जर्वेशन है उनको एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ उनको बनाई जाती है, और इट इज नथिंग बट द इंस्पायरेशंस विच कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम इंटेलिजेंट माइंड। ओके, सो थेरी आती रहेगी और जाती रहेगी। हाँ, अगर कोई थेरी तभी एक्सेप्ट होगी जब उसका एक्सप्लेनेशन है वो ग्रेटर रेंज ऑफ फिनोमिनॉन को एक्सप्लेन करेगा तभी। सो नेक्स्ट टर्म इज साइंटिफिक नोटेशन, टर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन इज मॉडल। मॉडल इज नथिंग बट द विजुअल पिक्चर ऑफ फिनोमिनॉन अंडर स्टडी। जो कुछ भी स्टडी एक पर्टिकुलर पर्सन ने स्टडी शुरू किया हुआ है उसको अगर उसको एक्सप्लेन करना है तो वो उसका एक पर्टिकुलर मॉडल बना लेता है, मतलब विजुअल पिक्चर बना लेता है कि जिससे समझाना इजी जा सकता है। मोस्टली अपन ने देखा कि फिजिक्स मटेरियल यूनिवर्स पे काम करता है, मतलब उन यूनिवर्स की बहुत सारी चीज़ें आ जाता है। अब ऐसी चीज़ को अगर छोटे पर्दे पर अगर आपको बताना है तो आपको उसका पिक्चराइजेशन करना इजी रहेगा, तो इसलिए मॉडल कब बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि एक्सपेरिमेंट्स विथ वेव्स एंड लाइट, मेरे को पता है कि लाइट मोस्टली सन से आती है। सन अब इतने डिस्टेंस पे है कि उसको अपन देख नहीं सकते, तो उसके लिए इसका डायग्राम बना के आप ये समझाना मोस्टली इजी होता है। Fourth term of scientific notations is scientific method. It is method to understand any natural process by combination of logical reasoning and controlled experiments. Okay, this method is introduced by Isaac Newton and इसके दो मेन चीज़ें हैं जिसके बेस पर ये मेथड लाई करती है, वो है लॉजिक एंड एक्सपेरिमेंट। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्कोप, एक्साइटमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स। चलो, अब पर्टिकुलर पर्सन अब फिजिक्स की स्टडी तो कर लेगा, पर उसके बाद उसके लिए कुछ है या नहीं स्कोप वगैरह, तो वो देख लेते हैं कि स्कोप और एक्साइटमेंट और एप्लीकेशन क्या क्या है फिजिक्स के, ताकि फिजिक्स की स्टडी करना आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं, आपके लिए या फिर किसी और के लिए, किसी के लिए भी। तो फर्स्ट, स्कोप ऑफ फिजिक्स। द स्कोप ऑफ फिजिक्स इज वाइड एंड इट कवर्स इमेंस रेंज ऑफ नेचुरल फिनोमेना। फिजिक्स का अब जो नॉलेज है वो बहुत सा वास्ट हो गया है, उसके कारण उसका जो स्कोप है वो भी बहुत अच्छी तरह से वाइड है, क्योंकि वो जो भी नेचुरल फिनोमेना है उनका बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना को कवर करता है। फॉर एग्जांपल आपको लेना है तो आप उसमें स्मॉल सबएटॉमिक डिस्टेंस ले सकते हो कि न्यूक्लियर के बीच में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में कितना डिस्टेंस रहता है, यहाँ से लार्ज गैलेक्सीज डिस्टेंस को आप उसके अंदर स्टडी कर सकते हो। तो आपने को पता है कि एटॉमिक रेडियस 10⁻⁻14 मीटर के आसपास रहती है, वहाँ से यूनिवर्स रेडियस 10⁻25 मीटर, मतलब इतना लेंथ के मामले में रेंज है फिजिक्स की स्टडी की या और उसके स्कोप की। मतलब आपको स्टडी करना है तो इतनी लेंथ के रिस्पेक्ट में इतने एरिया में स्टडी कर सकते हो आप। वैसे ही सेम टू सेम टाइम के रिस्पेक्ट में तो पता है कि अगर कोई लाइट रेज है उसको न्यूक्लियस साइज का पास करने के लिए 10⁻22 सेकेंड रखते हैं, तो वहाँ से आप लाइफ ऑफ सन जो है 10⁻18 सेकेंड, इतना पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप फिजिक्स के अंडर स्टडी कर सकते हो। सेम टू सेम मास के रिस्पेक्ट में कितना स्टडी है, तो आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है अपने को 10⁻30 किलोग्राम रहता है, और वहीं पे मास ऑफ यूनिवर्स 10⁻55 kg है। तो इतना बड़ा स्कोप है फिजिक्स का अंडर मास जो आप स्टडी कर सकते हो, आप उसके ऊपर एप्लीकेशन कर सकते हो। व्हाट आर द एक्साइटमेंट्स? तो मोस्टली अगर देखा जाए तो एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स में आता है कि फिजिक्स को कौन से क्वेश्चंस को आंसर देने में एक्साइटेड है। तो वो जितने भी कुछ नेचुरल फिनोमिनॉन आपके आमने सामने होते हैं, नज़रों के सामने जो कुछ भी नेचुरल फिनोमिनॉन होते हैं, ये सारे के सारों का आंसर फिजिक्स दे सकता है। फिजिक्स इज कैपेबल टू आंसर ऑल ऑफ दोज नेचुरल फिनोमिना, जैसे कि आप वाई स्काई इज ब्लू, वाई सनसेट इज रेड, वाई एटम्स हेल्ड टुगेदर, वाई रेनबो हैव कलर्स, वाई ऑलवेज इट इज इन कर्विकल शेप एंड सो ऑन। सेम टू सेम
स्टडी हो गई, एक्साइटमेंट हो गया, स्कोप हो गया, तो जो स्टडी की हुई है उसका एप्लीकेशन भी है। तो मोस्टली अगर स्कोप वाइड है तो उसका फिजिक्स का एप्लीकेशन भी बहुत सारा वाइड है। आप उसको मेडिकल फिजिक्स में अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद कंप्यूटर्स में अप्लाई कर सकते हो, मटेरियल साइंस, जियो फिजिक्स, इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंट, मेटेरियोलॉजी, ऐसी बहुत सारी डिफरेंट फील्ड है जहाँ पे आप फिजिक्स का एप्लीकेशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर देखने गए तो कंप्यूटर में अपने को पता है कि एक केस फैन रहता है। तो अब केस फैन का मेन काम क्या है कि जो मदरबोर्ड गर्म हो रही है उसको ठंडा रखो। तो अब हीट का जो टॉपिक है, ये सारा का सारा टॉपिक अपना फिजिक्स में आता है, तो आपने को उसी का नॉलेज वहाँ पे अप्लाई करना है। So this is the scope, excitement and application of physics.